हेलो एवरीवन। जोहार साथियों। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है सूर्य मैप और सूर्यम पीसीएस के प्लेटफॉर्म्स पे। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान विश्व की सबसे महानतम संविधान में से एक है, जहाँ पे विशिष्ट प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो लिखी गई हैं और उसी से भारत देश का शासन जो है वो चलता है। भारतीय संविधान में अगर बात की जाए तो कई ऐसी विशेषताएं हैं जो दूसरे संविधान में देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा जो बातें लिखी गई हैं वो अपने आप में सबसे विशिष्ट और एक उत्कृष्ट तरीके से लिखी जा सकने वाली संविधान जो है वो है। बहुत से देशों के संविधान को, लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान को पहले पढ़ा गया, उसके बाद इसकी प्रारूप जो है वो तैयार की गई। और इसमें कई सारे लोगों का विशिष्ट योगदान भी था, जिसको हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में देखा भी है कि कई सारे जो समितियां थीं, उन समितियों के विभिन्न सदस्यों ने अलग अलग तरीके से संविधान को बनाने में मदद किया। और अंततः इसका जो प्रारूप है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तय किया और फिर जो है यह संविधान बनकर तैयार हुआ। तो कई सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में पहले ही हम लोगों ने देख रखा है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग प्रमुख रूप से भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग भारतीय संविधान के बारे में, तो भारतीय संविधान को जब भी आप देखेंगे तो भारतीय संविधान के बारे में कुछ स्पेसिफिक, कुछ विशिष्ट जानकारी जो है आपके पास होनी चाहिए। जैसे भारतीय संविधान जो है वह बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। पूर्ण रूप से यह जो संविधान है ये लागू हुआ। इसके अलावा बात करते हैं तो संविधान जब बना, ठीक है, संविधान जब बना था 1949 में बनकर तैयार हुआ था, तो इसमें 395 अनुच्छेद थे। इसके अलावा 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूची थी। लेकिन यह भारतीय संविधान का ही एक ऐसा स्वरूप है जिसको इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें संशोधन संभव है। इसमें संशोधन संभव है और समय के अनुसार अलग-अलग चीज़ों की पूर्ति के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किए गए हैं। और ये संशोधन अलग-अलग समय में हुए हैं। चाहे वह 42वें संविधान संशोधन की बात की जाए, 44वें संविधान संशोधन की बात की जाए, या फिर 73वें, 74वें, 9वें संविधान संशोधन की बात की जाए। ये सब कुछ प्रमुख संविधान संशोधन है। जैसे 7वां संविधान संशोधन, 9वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। ये सभी संविधान संशोधन जो है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारतीय संविधान को और अधिक समय के साथ लचीला बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए अपना योगदान देते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय संविधान में जो संशोधन की जाती है वह अनुच्छेद 368 के अनुसार की जाती है। इसे भी हम लोग देखेंगे जब यहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन अभी कुछ स्पेसिफिक, कुछ विशिष्ट जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए। जब हम लोग अभी पढ़ेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताओं को तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद इससे मिलने वाला है। ठीक है? तो अगर हम लोग बात करते हैं आगे भारतीय संविधान के बारे में, तो भारतीय संविधान जो है वो ब्रिटेन के संविधान हो गया या अमेरिका का संविधान होगा, इससे कई प्रकार में अलग है। ठीक है? और अभी अगर वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करते हैं, अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करते हैं, तो अभी हमारे संविधान में कुल लगभग 470 अनुच्छेद हैं। इसके अलावा 12 अनुसूची है। ठीक है? और भाग जो हैं वो 25 भाग से भी ज़्यादा, 25 भाग है मान के चलिए अभी, तो 25 भाग जो है वो हमारे संविधान में वर्तमान समय में है। मतलब वृद्धि साफ तौर पे देखी जा सकती है। यह वृद्धि हुई क्यों है? यह वृद्धि इसलिए हुई है ताकि वो समय के अनुसार इसकी उपयोगिता को और बढ़ाया जाए। ठीक है? समय के अनुसार
संविधान की उपयोगिता को बढ़ाया जा सके। ठीक है, संविधान की जो उपयोगिता है इसको समय के साथ बढ़ाया जा सके। ठीक है, इसलिए जो है संविधान संशोधन किए जाते हैं। और आप सभी को पता है, देखिए समय तो परिवर्तनशील है ना, तो समय परिवर्तनशील है तो फिर संविधान संशोधन करना भी आवश्यक है, ताकि हमारा जो संविधान है वो उपयोगी बना रहे, आउटडेटेड ना हो जाए। ठीक है, संविधान संशोधन करना आवश्यक है। और मैंने पहले बताया अभी कि जो संविधान संशोधन है ये 368 अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है। कुछ अनुच्छेद एकदम गांठ बांध लीजिए, आपको किसी भी स्थिति में याद रखना ही रखना है। इसके अलावा बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया था, वर्तमान समय में हमारे संविधान में 495 लगभग अनुच्छेद है और 25 भाग है और 12 अनुसूची है। ठीक है, 12 अनुसूची है। और अगर हम लोग बात करते हैं हमारे संविधान की, तो इसमें से कुछ अनुच्छेद समय के साथ हटाए गए हैं, कुछ अनुच्छेद जो है वो हटाए गए और कुछ अनुच्छेद जो है वो जोड़े गए। ठीक है, जैसे कि 2019 की ही बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ 35A, अनुच्छेद 35A और 370 को निरस्त किया गया, है ना। तो ये सब कुछ ऐसे समय आते हैं जब ज़रूरी हो जाता है कि कुछ अनुच्छेद को हटाया जाए और कुछ अनुच्छेद समय के साथ जोड़ा जाए, ताकि हमारी जो संविधान है उसकी उपयोगिता बनी रहे। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में, भारतीय संविधान की अगर हम लोग विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, तो भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताओं को यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आपके, चाहे आप जेपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग करना चाहते हैं या जेपीएससी पीटी का एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, आप जेएसएससी रिलेटेड कोई एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, आप दूसरे पीसीएस जैसे बिहार पीसीएस अटेम्प्ट करना चाहते हैं, यूपी पीसीएस अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इसके अलावा आप कोई भी परीक्षा एसएससी, रेलवे, ठीक है, इन सभी चीज़ों की जो पोर्शन है वो ऑलरेडी इस क्लास से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अलग से कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरी डिटेल में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो विशेषताओं में सबसे पहला जो विशेषता है वह है कि हमारा जो संविधान है, ठीक है, संविधान जो है, जो भारत का संविधान है, ये विश्व का कह सकते हैं सबसे लंबा संविधान है, विश्व का सबसे लंबा संविधान है। ठीक है, और विश्व का सबसे लंबा संविधान कैसे है, तो देखिए मैंने तभी बताया कि इसमें 395 पहले था। ठीक है, 395 अनुच्छेद जो है पहले हुआ करते थे, अब लगभग इसमें 470 अनुच्छेद हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने 495 लिख दिया था, 470 कर लीजिएगा इसको, 470 अनुच्छेद लगभग अभी है। तो 395 से अनुच्छेद 470 हो गए। इसके अलावा बात करते हैं तो 8 अनुसूची से बढ़कर 12 अनुसूची हो चुकी है और भाग जो है 22 भाग से बढ़कर 25 भाग हो चुके हैं। ठीक है, तो इतना विस्तृत किसी का संविधान नहीं है। इसके अलावा कई सारे अनुच्छेद जोड़े गए हैं। ठीक है, जोड़े गए, हटाए भी गए हैं और जोड़े भी गए हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान को इतना विस्तृत बनाने के पीछे का कारण अगर हम लोग देखते हैं, तो भारतीय संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे कई सारे ऐसे कारण हैं। जैसे कि बात करते हैं तो कुछ भौगोलिक कारण हैं। ठीक है, कुछ भौगोलिक कारण हैं। भौगोलिक कारण जैसे कि सपोज मान के चलते हैं भारत का विस्तार हुआ, ये भारत के सीमा में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है
इसमें इसकी वजह से इसमें प्रमुख बदलाव जो है वो आते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं 100वां संविधान संशोधन, याद होगा आपको? अगर याद नहीं है तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। 100वां संविधान जो संशोधन जो है ये बांग्लादेश के साथ कुछ गाँवों को भारत की सीमा में लाने के लिए और कुछ गाँवों को भारत की सीमा से इतर बांग्लादेश की सीमा में भेजने के लिए, मतलब कि एक एडजस्टमेंट किया गया था बांग्लादेश की सीमा के साथ। तो उस समय 100वां संविधान संशोधन किया गया था। तो इस तरह के कारण जो है ये बनते हैं संविधान संशोधन के लिए भी और विस्तृत बनाने के कारण भी। इसके अलावा बात करते हैं तो ऐतिहासिक भी है हमारा संविधान। ऐतिहासिक कैसे है? जैसे कि 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है? 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया, तो संविधान बनाने वालों ने विशेष रूप से इस भारत शासन अधिनियम का अवलोकन किया और इसकी कई सारी प्रमुख वो चीज़ों को, प्रमुख जो ऐसे नियम थे या फिर कुछ प्रमुख ऐसे प्रावधान थे जिसको सीधे तौर पर शामिल किया गया और इसकी वजह से हमारा संविधान जो है वो थोड़ा विस्तृत हो गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान या अलग जो अ, प्रावधान थे उसको रखना। इसके अलावा संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों की बात काफ़ी ज़्यादा सुनी गई थी। जैसे हमारे जो संविधान के उस समय विशेषज्ञ थे बी.एन. राव, ठीक है? बी.एन. राव प्रमुख विशेषज्ञ जो है ये सलाहकार माने जाते हैं, ठीक है? तो बी.एन. राव को सलाहकार संविधान सलाहकार बनाया गया था। तो उनके कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस थे, कुछ ऐसे सुझाव थे, उनको शामिल किया गया। इसके अलावा सारे नेताओं की बात बहुत ध्यानपूर्वक सुन कर के संविधान बनाया गया था। तो किसी भी बात को जो हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकती थी, वैसी चीज़ों को साफ तौर से शामिल किया गया। ठीक है? इसलिए जो है हमारा संविधान जो है वो विस्तृत बना। इसके बाद दूसरा जो विशेषता है, वो है विभिन्न स्रोत से भारतीय संविधान जो है वो बनाया गया है। विभिन्न स्रोतों का अवलोकन किया गया है, फिर संविधान निर्माण किया गया। इसके वजह से जितने भी हमारे आसपास के विश्व के प्रमुख देश थे उस समय, जिनके पास पहले से संविधान बना हुआ था या फिर उसकी तैयारी कर रहे थे और साथ ही साथ कई देशों में कुछ प्रमुख प्रकृति, नेचर देखा जाता है, ठीक है? तो उनको भी शामिल करने की कोशिश की गई। तो लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान को पढ़ने के बाद संविधान को पढ़ने के बाद हमारा संविधान बना है, ठीक है? हमारा जो संविधान है ये बना है लगभग 60 से अधिक देशों को के संविधान को पढ़ने के बाद और इसके कारण कई सारे देशों के प्रमुख चीज़ों को शामिल भी किया गया। जैसे मूल अधिकार शामिल किए गए अमेरिका से, एकल नागरिकता, ठीक है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? जो शामिल किया गया। डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है? इसके अलावा अन्य बहुत सी ऐसी प्रावधान थे जो दूसरे देशों से शामिल किए गए। आपातकाल है, ठीक है? बहुत सारे संविधान के अंग हैं जो दूसरे देशों से यहाँ पे लाए गए, ठीक है? या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 के अंग बने। कुछ प्रमुख देश जहाँ पर से उनके प्रमुख विशेषताओं को ला करके भारत के संविधान में स्थान दिया गया, उसमें कनाडा है, यूएसए है, यूके है, जर्मनी है, आयरलैंड है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया है। ऐसे कई देशों के कुछ कुछ प्रमुख प्रावधान को जो है उनके संविधान से भारतीय संविधान में लाया गया और भारतीय संविधान को और उपयोगी बनाने के लिए इन देशों के जो संविधान थे, उनके प्रमुख प्रावधानों को जो है शामिल भी किया गया। तो ये हो गया आपका विभिन्न स्रोतों से भारतीय संविधान में कुछ प्रमुख चीज़ें जो है लाई गई। तो ये भी विशेषता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, तो यह लचीला और कठोर दोनों है।
लचीला एवं कठोरता का गुण। ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, समय के अनुसार इसमें संशोधन आवश्यक है। संशोधन जो है ये आवश्यक है, परंतु अगर बात करते हैं तो ये कठोर भी है। ठीक है, कठोर भी है, मतलब जब चाहे सरकार अपनी इच्छा से उतनी जल्दी इसका संशोधन नहीं कर सकता, परंतु संशोधन के लिए आवश्यक पहल की आवश्यकता होती है। ठीक है, रिजिड इसलिए है क्योंकि आप जो है कभी भी सरकार बहुत आसानी से इसे बदल नहीं सकती। इसीलिए विधेयक तो बहुत बहुत आते हैं। ठीक है, विधेयक मतलब कि बिल तो बहुत आते हैं, लेकिन बिल जो है ये एक्ट में नहीं बदल पाते। बहुत सारे ऐसे बिल आए जो एक्ट में बदल नहीं पाए। अगर इतना ही आसान रहता उनको लागू करना, उनको देश में अगर सरकार चाहती तो तुरंत लागू कर सकती थी, तुरंत संविधान संशोधन करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा होने के पीछे कारण यही है, ऐसा नहीं होने के पीछे कारण यही है कि भारतीय संविधान में कठोरता है। यहाँ पे संविधान संशोधन के लिए स्पेशल संशोधन की बात की गई है। ठीक है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे जब आर्टिकल 368 पढ़ेंगे, तो उसमें भी देखेंगे कि किन किन प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है। लेकिन इतना मान के चलिए कि यदि संविधान संशोधन करना है तो फिर आपको कई सारे जो कार्य होते हैं वो करने पड़ेंगे संसद में, इसके अलावा राष्ट्रपति से। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति भी संसद का ही अंग है। तो ये सब चीज़ें जो है ये समझना महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो संविधान है ये लचीला होने के साथ साथ उसमें कठोरता का भी गुण है। इसके अलावा बात करते हैं तो हमारा जो संविधान है, ठीक है ना, वो भारत को जो भारत है, भारत को अगर बात की जाए तो एकात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। एकात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है और इसके साथ साथ संघीय व्यवस्था पर भी विश्वास करता है। तो हमारा भारत जो है वो संघीय देश है। ठीक है, लेकिन पूर्णतः संघीय नहीं है जैसे अमेरिका है। ठीक है, जैसे अमेरिका संघीय देश है, उस तरह का जो प्रकृति है भारतीय संविधान में दिखाई नहीं देता है, बल्कि इसका जो स्वरूप है थोड़ा एकात्मक की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए अगर किसी राज्य में आपातकाल लग जाता है तो सीधे जो है राज्यपाल शासन आ जाता है। और राज्यपाल शासन आ जाता है मतलब वो संघीय, एक तरह से संघीय प्रतिनिधि का हिस्सा है। ठीक है, और इसकी वजह से जो है सीधे तौर पर वहाँ पे केंद्र जो है सक्रिय हो जाता है। तो ऐसे कई सारे ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जिससे ये पता लगेगा कि हमारा देश जो है वो एकात्मक की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। साथ ही साथ केंद्र के पास कई विशिष्ट शक्तियाँ हैं जो राज्यों के पास नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे कि हमारा देश जो है उसमें जितने भी निवासी निवास करते हैं सबके पास एक वोटर आईडी है। ठीक है, डुअल सिटीजनशिप का जो है यहाँ पे कोई भी प्रावधान नहीं है। पूरा देश के लोग जो है एक ही देश के माने जाते हैं। राज्य स्पेसिफिक बहुत कठोर चीज़ें यहीं पे यहाँ पे है नहीं। ठीक है, हालांकि कभी कभी देखने को आता है जैसे भाषा विवाद हो गया, रोजगार को लेकर के लड़ाई हो गई, इस तरह की कई सारी चीज़ें आपको देखने को आएंगी जिससे पता चलेगा कि एक राज्य दूसरे राज्य से अलग है। संस्कृति के में भी जो है विभिन्नता है। ठीक है, इसके अलावा रहन सहन खान पान। ठीक है, उत्तर भारत में अलग तरह का खाना है, दक्षिण भारत में अलग तरह का खाना है। इन सब चीज़ों से पता लगता है कि अलग अलग राज्य हैं भारत में, लेकिन तो अगर हम लोग देखते हैं उसका एकात्मक स्वरूप तो ये पता चलता है कि उनके पास भी वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वोटर आईडी है जो दक्षिण में भी है और जो उत्तर में भी है। इस तरह से जो है एकात्मक स्वरूप जो है साफ तौर पर दिखाई पड़ता है।
तमिलनाडु के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ही हैं और जम्मू कश्मीर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ही हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये भारत में एकात्मक दृष्टिकोण को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो सरकार का जो है संसदीय स्वरूप है। संसदीय स्वरूप है कहने का मतलब यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसका जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, राष्ट्रपति सिर्फ संवैधानिक दृष्टिकोण से प्रमुख है। सिर्फ संवैधानिक प्रमुख है। मुख्य रूप से यहाँ पे प्रधानमंत्री ज़्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, ज़्यादा मजबूत होते हैं और साथ ही साथ भारतीय संविधान के जो संसदीय प्रणाली है उसकी कई सारी विशेषता भी हैं। जैसे कि यहाँ पे जो संविधान है, ठीक है, संविधान के अंतर्गत जो संसद के प्रावधान है उसमें जो विधायक दल होता है, ठीक है, या बहुमत दल जो होता है उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री और जो अगर हम लोग बात करें राज्यों में जो मुख्यमंत्री होते हैं वो नेतृत्व प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोग जैसे कि केंद्र अगर हम लोग बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो सेंट्रल में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है, लोकसभा का विघटन हो सकता है। इस तरह राज्यों में बात करते हैं तो विधानसभा यानी विधान परिषद होती है। विधानसभा का विघटन हो सकता है, विधान परिषद का विघटन नहीं हो सकता है। इसके अपने नियम हैं। ठीक है, निर्वाचन संबंधी नियम हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे फिर विधान परिषद हो, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। तो इसी वजह से जो है हमारा संविधान जो है पूरी संवैधानिक के दृष्टिकोण से या संवैधानिक प्रतिरूप के साथ चलती है और हमारा जो संविधान है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर सके। साथ ही साथ हमारा जो देश में कानून बने, ठीक है, ये संसद से ही पास होकर बनता है। संसद से ही गुजर कर हमारा जो कानून है ये बनाया जाता है। हमारे देश में जो भी नियम होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो फिर इसकी जो महत्वपूर्ण स्थिति है वो और भी मजबूत हो जाती है, इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारा जो देश है उसमें जो संसदीय स्वरूप है उसके द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, और इसमें कार्यपालिका और मंत्री परिषद, जो कार्यपालिका होता है इसका संचालन के लिए मंत्री परिषद होता है। ठीक है, और साथ ही साथ विधायिका जो है, विधायिका भी प्रमुख रूप से यहाँ पे होती है। ऑब्वियस सी बात है, संसद है तो यहाँ पे विधायिका होगी ही, क्योंकि यही जो है कानून बनाने का कार्य करेगी। इसके अलावा बात करते हैं तो हमारा जो संविधान है, ठीक है, उसमें न्यायिक सर्वोच्चता है। न्यायिक सर्वोच्चता है मतलब न्याय सबसे ऊपर है। इसके अलावा एकीकृत न्यायपालिका भी है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक ही ठीक है, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे देश में जो संविधान है, ठीक है, जो संविधान है उसमें जो न्यायपालिका के लिए बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, ये अलग अलग सबके लिए नहीं है, निचली अदालत से लेकर के हाई कोर्ट और इसके ऊपर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सबके लिए नियम बने हुए हैं और सभी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये पूर्णतः स्वतंत्र है। इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि ना कार्यपालिका ना ही विधायिका इसमें अपना जो कह सकते हैं एक तरह से अपना जो जोर है वो आजमा सकती है। मतलब कहने का मतलब किसी प्रकार का दबाव नहीं दे सकती है। ठीक है, न्यायपालिका को, तो न्यायपालिका पूर्णतः जो है वो स्वतंत्र है। साथ ही साथ न्यायिक सर्वोच्चता है। प्रधानमंत्री को भी जो है यहाँ पे सजा सुनाई जा सकती है या फिर राष्ट्रपति को भी जो है सजा सुनाई जा सकती है। कोई भी इससे बच नहीं सकता और न्याय सबके लिए समान है और न्याय सबसे ऊपर है। ये जो है बातें आपका संविधान, भारत का जो संविधान है ये सुनिश्चित करता है। इसके अलावा हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं वर्णित, जो निस्संदेह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और पहले हमारे संविधान में जब संविधान बना था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है,
7 मौलिक अधिकार थे 1949 में। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार थे। परंतु अगर बात करते हैं तो 44वां संविधान संशोधन 1978 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 को जो है, जो 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया और इसको अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। ठीक है, 300 क में जोड़ दिया गया और मौलिक अधिकार की जो लिस्ट थी इसमें से इसको हटा दिया गया और यह एक कानूनी अधिकार बन गया। संपत्ति का अधिकार जो है ये मूल अधिकार से इसका जो प्रकृति है वो बदल करके कानूनी अधिकार कर दिया गया। ठीक है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा 6 जो प्रमुख अभी मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार में कौन-कौन है? तो सबसे पहले है समानता का अधिकार, जिसको समता का अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद बात करते हैं तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद बात करते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद बात करते हैं तो सांस्कृतिक और शिक्षा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। महत्वपूर्ण अधिकार है ये। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख अधिकार हैं, 6 प्रमुख मूल अधिकार हैं। ठीक है, जो भारतीय संविधान द्वारा हमें दिए गए हैं। हालाँकि आपातकाल के समय इसमें से कुछ प्रमुख जो मूल अधिकार है वो हमसे छीन लिए जाते हैं, हमसे ले लिया जाता है। सिर्फ़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो अनुच्छेद जो हम लोगों का अनुच्छेद है 20 और 21, ठीक है? ये मूल अधिकार का ही एक हिस्सा है, ठीक है? तो उसको जो है निलंबित नहीं किया जा सकता। बाकी लगभग सभी मूल अधिकार जो है हमसे ले लिए जाते हैं, जब देश में आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग और कुछ प्रमुख चीज़ों के ऊपर बात करें, तो हमारे देश के लिए जो संविधान है, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है। ठीक है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव निर्देश करने वाला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये क्या कर बतलाता है? तो ये राज्य को बताता है। राज्य की डेफिनेशन, राज्य के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं। राज्य क्या है? तो राज्य के पास क्या कुछ होना चाहिए ये बता चुके हैं। पॉपुलेशन होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए, एक विशिष्ट सीमा क्षेत्र होना चाहिए, उसमें जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है? तो राज्य जो है, राज्य को कैसा कानून बनाना है, किसके लिए बनाना है और उससे लाभान्वित कौन होगा, इसके निर्देश दिए गए हैं। ठीक है? इसके निर्देश दिए गए हैं और ये निर्देश काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है राज्य के लिए। राज्य को ये बताता है कि आने वाले समय में आपको किस तरीके का जो नियम है, जो कानून है, जो एक कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में आपको काम करना है, उन सभी चीज़ों को बताता है। जैसे कि अभी देखिए अनुच्छेद 44, ठीक है? आपका उत्तराखंड में लागू हो गया। ठीक है? यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ठीक है? तो ये
अनुच्छेद 44 किसका हिस्सा है? डीपीएसपी का हिस्सा है। बोला गया था कि पूरे देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। तो हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये सब क्या करता था इसमें? माइनॉरिटी मैरिज एक्ट, ये सब चीज़ें इसमें परिवर्तन लाता था। लोगों को अलग-अलग अधिकार, अलग-अलग अधिकार का प्रकार देता था, जिससे देश में समानता जो है वो सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी। इसकी वजह से जो है देश में उत्तराखंड में फिलहाल अभी 44वां संविधान संशोधन लागू किया गया है। तो ये उत्तराखंड को बता रहा था एक तरह से कि भाई तुम ऐसा करो। ऐसा दूसरे राज्य को भी बता रहा है, लेकिन उसके लिए उपयुक्त परिस्थिति, उपयुक्त समय, मैंने पहले ही कहा संविधान संशोधन करना तभी आसान है, तभी महत्वपूर्ण है, जब वैसी परिस्थिति आएगी। जब दूसरे राज्यों में भी वैसी स्थिति बनने के लक्षण दिखाई देंगे, तो उन राज्यों में किया जाएगा, अथवा आवश्यकता नहीं है तो क्यों किया जाएगा? अगर वैसी स्थिति नहीं बनती दिखाई पड़ती है, तो फिर अराजकता फैलाने के लिए झूठ-मूठ का ऐसा करना गलत है, ठीक है? जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे कि हाई कोर्ट ने एक अपना फरमान जारी किया कि सबको एसटी बना दो भाई, तो फिर वहाँ पे क्या हो गया? लूट हो गया, मार हो गया, सभी लोग जो है एक-दूसरे के दुश्मन बन गए, अराजकता फैल गई। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा बात करते हैं, तो हमारे देश में स्वतंत्र निकाय हैं। स्वतंत्र निकाय है कहने का मतलब संवैधानिक निकाय है, जो सरकार के दबाव में कार्य नहीं करती है, ठीक है? जो संविधान के दबाव में कार्य नहीं करती, कहने का मतलब है, जैसे यूपीएससी है, ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है? इसके अलावा आयोग हैं, बहुत सारे आयोग हैं, ठीक है? जैसे कि कैग है, आयोग हैं, ठीक है? इसके अलावा अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं तो बहुत से ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ठीक है? जो सरकार के दबाव में आके कार्य नहीं करते। इनके पास विशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, ठीक है? दबाव में नहीं आते। इनके पास विशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, जिसका प्रयोग ये कर सकते हैं और अपनी जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रकृति है, उसको चला सकते हैं। नहीं तो फिर ये सरकार के दबाव में आएँगे, तो फिर सरकार जैसा कहेंगे, उसके अनुसार जो है फिर ये करने लगेंगे। जो है मतलब जो एक तरह से स्वतंत्रता को दिखाई नहीं देता, ठीक है? ये सरकार से अगर प्रभावित होने लगे, तो सरकार से फिर सरकार जैसा बोलेगी, वैसा ही इनको करना पड़ेगा। इनको कोई भी ऑर्डर, कोई भी चीज़ें देने के लिए संविधान से या जो सदन है, ठीक है? जिसको संसद कहते हैं, वहाँ पर से इनके लिए अलग से कोई भी नियम जो है वो पास करना पड़ेगा, तभी जो है ये चीज़ें इनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकती है, इसको ये लागू करेंगे। अदरवाइज़ जैसा जो है संविधान ने जैसा लिख दिया है, उसी के अनुसार इनको शक्तियाँ प्राप्त है, उसी के अनुसार इनके कार्य किए जाते हैं, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, तो एकल नागरिकता है, ये पहले ही मैंने बता दिया। एकल नागरिकता है, पूरे देश में एक ही नागरिकता मिलता है, राज्य के अनुसार जो है नागरिकता नहीं मिलता। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य है, ये सब छोटे-छोटे हैं। मौलिक कर्तव्य है 51 क, ठीक है? या 51 ए अनुच्छेद में जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा की गई है। मौलिक कर्तव्य कहने का मतलब कि एक देश के जो नागरिक हैं, और यहाँ पे किस देश की बात कर रहे हैं? भारत। तो भारत के जो नागरिक हैं, इनको क्या-क्या करना है देश के उत्थान के लिए। देश को बदनाम करने के लिए नहीं, देश को उत्थान करने के लिए, देश की वृद्धि, देश में विकास के लिए, देश में अच्छी चीज़ें हों इसके लिए, ठीक है? देश सकारात्मक रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सके इसके लिए, देश में जो रोज़गार है, शिक्षा है, इसके अवसर खुले इसके लिए। इसके लिए मौलिक कर्तव्यों की सूची जारी की गई है, कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो हमारा जो अनुच्छेद है 51 क में जो है वर्णित है, और ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये रूस के संविधान से लिए गए थे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो हैं कुछ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं, तो हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, ठीक है? मतलब धर्मनिरपेक्ष हमारा राष्ट्र है। की व्याख्या जो है संविधान करता है। अच्छा, हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम है
रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारतीय गणराज्य। ठीक है। और पाकिस्तान का क्या नाम है पता है? पाकिस्तान का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब समझ में आ गया ना? हमारा देश का कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं है। दूसरे देश जो है वो धर्म के आधार पर भी बनाए गए हैं और धर्म के आधार पर ही बांटे भी गए हैं। ठीक है। और ऐसे बहुत से आपको देश मिल जाएंगे जो एक स्पेसिफिक धर्म को आधार बना करके बनाए गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, उन राष्ट्रों का अपना एक धर्म है, वो जो है उस धर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया राष्ट्र का धर्म। और भारत का ऐसा कोई धर्म नहीं है, भारत का ऐसा कोई है नहीं। और इसकी वजह से जो है भारत जो है ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ना ही हमारा जो देश है हमारा जो देश है ये किसी धर्म को अपनाता है, ना ही किसी स्पेसिफिक धर्म की रक्षा करता है। सभी धर्म जो है बराबर है। ठीक है। सभी धर्म बराबर हैं, ऐसा हमारा संविधान कहता है, दर्शाता है। और ऐसा आपको फील्ड में भी दिखाई देगा। अब कितना दिखाई देता है, ये सब चीज़ें जो हैं वो विश्लेषण की बातें हैं। तो यहाँ पे वो पॉलिटिकली साइज करने वाली चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ प्रमुख विशेषता। इसके अलावा इसमें हम लोग अगर कुछ और विशेषताओं को देखना चाहेंगे तो हमारे देश में आपातकाल प्रावधान है। जब भी लगे कि संवैधानिक व्यवस्था फेल हो रही है, ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था जब फेल हो रही हो, उस स्थिति में जो है देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। 3 विशिष्ट परिस्थितियां जो है वो पहले ही बताई गई है। ठीक है। जब जब भारत देश में संप्रभुता, एकता और अखंडता, इसके अलावा सुरक्षा पर बात आएगी तो फिर जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, या फिर राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है। तो एक प्रकार का आपका आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है आपका राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य में आपातकाल, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। ये सब हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। अभी बस थोड़ा सा एक आइडिया लग जा रहा है आपको भी कि हमारे संविधान में क्या क्या है और कैसे कैसे चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो त्रिस्तरीय सरकार है यहाँ पे, जो बहुत बड़ी बात है। मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण है। सत्ता का विकेंद्रीकरण है। सत्ता का विकेंद्रीकरण है कहने का मतलब यहाँ पे आपको केंद्र सरकार मिलेगा, राज्य सरकार मिलेगा और स्थानीय सरकार मिलेगा। और जो है स्थानीय सरकार मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि केंद्र में तो सरकार है ही, राज्य में तो सरकार है ही साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। आपका अपना सरकार है, आपके गांव में आपको सरकार मिलेगा, आपके शहरों में मिलेगा। ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज। ठीक है। गांव में आपको मुखिया दिखाई देंगे, सरपंच दिखाई देंगे। शहर में आपको वार्ड दिखाई देगा, वार्ड परिषद दिखाई देगा, मेयर दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको जिला परिषद दिखाई देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके अपने स्तर पर, आपके छोटे स्तर पर जो है सरकार दिखाई देती है और सरकार काम करती हुई नजर भी आती है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं भारत के संविधान में वर्णित है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्णित है, ये पूर्ण रूपेण कार्य भी कर रही हैं और बहुत अच्छे से काम कर रही है। आप देखेंगे अपने आसपास कि जो है कई सारी ऐसी खूबियां हैं। ठीक है। कई सारी ऐसी खूबियां हैं जो भारतीय संविधान में वर्णित है। तो चलिए आज इसी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। कैसा लगा चर्चा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।